के नाम से अरुंधति की आंखें चमकने लगी। प्रातःकाल अरु के कमरे में शोर शराबा मचा हुआ था। उसकी माँ और लीला माया तीनों ही परेशान सी खड़े पूरे कमरे में फैले हुए सामान को देख रही थी। कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं क्या पहन कर जाऊँ? महल में कोई भी सुंदर वस्त्र नहीं है। अरुंधति ने लगभग रोने वाली आवाज में अपनी माँ से कहा, पुत्री सभी नए वस्त्र है और सभी बहुत ही सुंदर है। तुम कोई भी वस्त्र पहनकर महल जा सकती हो। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं, मैं ये नहीं पहनूंगी, ये कितने पुराने वस्त्र हो गए हैं। अरु ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा। उसकी बात को सुनकर माया लीला एक दूसरे को हैरान भरी नजरों से देख रही थी। ये वस्त्र पुराने हो गए, लेकिन अभी 1 ही महीना तो हुआ है। तुम्हारा जो मन में आए वो करो, मैं परेशान हो चुकी हूँ तुमसे, और जल्दी करो। तुम्हारे पिता तैयार हो चुके हैं राजमहल जाने के लिए, वे किसी भी वक्त तुमको संदेश भेज सकते हैं। कहते हुए उसकी माँ वहाँ से निकल गई। वही अरुंधति के लंबे बाल खुले हुए तो जो जमीन तक लटक रहे थे। वह जल्दी से जल्दी अपने बिस्तर से खड़ी हुई और अलमारी खोलकर कल के लाए हुए आभूषणों को देखने लगी। उसमें से काले पत्थर के आभूषणों को निकालकर कुछ सोचने लगी। उसकी आंखें चमक गई। उसने लीला और माया को जल्दी से अपने कमरे से बाहर धक्का देते हुए कहने लगी, तुम लोग मेरी आज्ञा के बिना अंदर मत आना जब तक खुद तुम्हें न बुलाऊं। ये कहते हुए उन लोगों के मुंह पर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी अंगूठी के सामने करते हुए मॉडल वर्ल्ड वुमेन स्टोर, उसके ये कहते ही वह मॉडल वर्ल्ड का दरवाज़ा खुल गया। जल्दी अरुंधति उसके अंदर प्रवेश कर गई। उसने जाकर लहंगा चुन्नी वाली शॉप में लहंगा चुन्नी देखने लगी। जल्दी उसे अपनी मनपसंद लहंगा चुन्नी मिल गया जो ब्लैक कलर की थी। उस पर महीन महीन से डायमंड लगे हुए थे। उसने वे लहंगा चुन्नी ले लिया। दोबारा से उसी जगह दूसरा लहंगा चुन्नी उसी तरह वापस आ गया और उसके ने मैचिंग की सैंडल ली। प्राचीन काल में वापस आ गई। 1 घंटे के बाद अरुंधति के कमरे का दरवाजा खुला। अरुंधति बाहर आती हुई दिखाई। बहुत ही सुंदर स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा, अति सुंदर। उसके निकलते ही दास दासियां जो वहाँ काम कर रही थी उसकी प्रशंसा करने लगी। वही लीला और माया तो उसे मुंह फाड़े देख रही थी। उसके कमरे के बाहर आकर इकट्ठा हो गए। अरुंधति इतनी सुंदर लग रही थी। उसने ब्लैक कलर का लहंगा चुन्नी पहन रखा था, मैचिंग के आभूषण, होठों पर लिपस्टिक, कमर पर कमरबंदी, हाथों में मैचिंग की चूड़ियाँ, माथे पर काली बिंदी, आंखों में लाइनर और मस्कारा और चेहरे पर किया गया हल्का मेकअप। लंबे बालों में डायमंड की छोटी छोटी क्लिप लगी हुई थी और कानों में पत्थर के काले आभूषण जो उसकी खूबसूरती सुंदर गर्दन को और भी सुंदर बना रहे थे। वह हमेशा अपनी अलग ही चमक बिखेर रही थी। छोटी मालकिन, आप बहुत ही सुंदर दिख रही हैं, इतनी सुंदर कि सारी राज्य की सुंदर युवतियां भी अगर आपके सामने खड़ी हो जाए तो आपका मुकाबला नहीं कर सकती। माया ने उसे विश्वास से देखते हुए कहा, तुम सच कह रही हो क्या? मैं इतनी सुंदर दिख रही हूँ? अरुंधति ने माया का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं। इन लोगों के चेहरे से नहीं पता चल रहा आपको कैसे ये आप लोग के आंख भरकर देख रहे हैं। और उनके कहने से अरु ने उन सबको देखा जो वाकई में उसे घूरे जा रहे थे। तभी एक दासी दौड़ती हुई आई। छोटी मालकिन, जल्दी जल्दी चढ़िए, बड़े मालिक गाड़ी में बैठ चुके हैं, उन्होंने आपको बुलाया। अरुंधति दासी की बात सुनकर दौड़ती हुई देवराय निवास से बाहर निकली, जहाँ पर एक सुंदर सी बग्गी खड़ी हुई थी। उसको चलाने वाला भाई पास में खड़ा हुआ था। वो अरु की सुंदरता को देखकर अपनी जगह पर खड़ा ही रह गया। अरु ने उसे 2-3 दफ़ा आवाज़ दी। जब उसने नहीं सुना तो अरुंधति ने उसको कंधा हिलाया, क्या देख रहे हो? जल्दी से मुझे बग्गी पर चढ़ाओ, राजमहल में जाने में देर हो रही है। उसकी बात को सुनकर कोचवान को होश आया। उसने अरु को सहारा देकर बग्गी में चढ़ा दिया। अरे रुको छोटी मालकिन, मैं भी आ रही हूँ। माया दौड़ती हुई बग्गी के पास आई और उछलकर बग्गी पर चढ़ गई। उसके बैठते ही कोचवान सड़क पर गाड़ी दौड़ाने लगा। वही उसके पास में बैठी माया रास्ते को देख रही थी। अरु अपने पिता के पास बैठी थी। उसके पिता उसे प्रशंसा भरी नज़रों से देख रही थी कि उसकी पुत्री अप्सराओं की तरह सुंदर है। पुत्री, आज आप बहुत ही सुंदर दिख रही है, और ये आप इस तरह के वस्त्र कहाँ से लाती हैं? ऐसे वस्त्र मिलना तो इस राज्य में क्या आसपास के राज्यों में भी मुश्किल है। उसकी बात सुनकर अरुंधति ने कहा, पिताजी ये सब मैं खुद ने बनाए हैं। ये कहकर वह बग्गी का पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। रास्ता तो आज कट ही नहीं रहा था। आज वह राजमहल जाने का रास्ता उसे बहुत ही लंबा दिख रहा था। देवराय उसकी हरकत को देखकर मुस्कुरा दिए। जल्दी वह राजमहल पहुंच गए। राजकुमारी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अंदर से लज्जा से लाली लिए हुए सोच रही थी कि वह राजकुमार राज का सामना कैसे करेगी। अरुंधति के अंदर की नैना खुद भूल चुकी थी। आज वह सिर्फ अरुंधति बनी हुई है जो राजकुमार राज के पागल में थी। पुत्री नीचे उतरिए। देवराय ने उसे अपनी सोच में खोया हुआ देखा तो कहने लगे। अरुंधति का पर्दा हटाते हुए माया का हाथ पकड़ा और सहारा देकर बग्गी से नीचे उतार दिया।
उसी के पीछे देवराय भी बगीचे नीचे उतरे। तभी विशाल से गेट के पास कुछ सिपाही आते हुए दिखाई दे। देवराय महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये कहते हुए वे लोग आगे चलने लगे। माया और अरुण के पीछे चल रही थी, जहाँ से निकल रही थी सभी आंखें फाड़े उन्हें ही देख रहे थे। वे मुस्कुराते हुए चली जा रही थी। तभी देवराय उनके एक जाने वाला मिल गया तो उनसे बातें करने लगा। थोड़ा उन लोगों से आगे निकल गया। महल के काम करने वाली दासियां एक समूह बनाए हुए कुछ बातें कर रही थी। सच कह रही हो तुम? एक दासी ने अपने हाथ साथी दासी से पूछा। हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर यकीन ना हो तो तुम उन्हीं के निवास के साथ एक दासी से पूछ लो, उन्होंने खुद देखा। ये कहकर सब आपस में हंसने लगे। अरुंधति और माया उन लोगों की बातें सुनकर आगे बढ़ रही थी। ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? किस सच के बारे में बात कर रही है? ऐसे अरु अपनी सोच में डूबी हुई थी। तभी आगे जाकर कुछ दासियां आपस में हंसी मजाक करती हुई नजर आई। उन्होंने जैसे ही अरु को देखा तो एक पल के लिए उनकी नज़र अरु पर ही ठहर गई। अरुंधति और माया उनके पास से गुजरने लगी। उन्होंने जल्दी से अभिवादन किया। अरु ने हल्का सा सिर हिलाया और आगे बढ़ने लगी। तभी उसे अपने पीछे से कुछ बातें सुनाई देने लगी। राजकुमारी अरुंधति कितनी सुंदर! एक दासी उसकी सुंदरता में खोए हुए कहने लगी। अरे ऐसी सुंदरता का भी क्या जो अपने पति को अपना ही न बना पाई? इस मामले में राजकुमारी नयन बहुत ही किस्मत वाली है। हाँ, तुम सही कह रही हो, इन दिनों में उनकी प्रशंसा देखने को बनती है। ये कहकर आपस में हंसी मजाक करने लगी। राजकुमारी नयन ने ऐसा क्या कर दिया कि महल में सब उन्हीं की बातें कर रही है? अरुंधति अपनी सोच में गुम थी। तभी देवराय ने उन्हें आवाज़ देते हुए कहा, पुत्री क्या कर रही हो? जल्दी आओ। दोनों तेज कदम बढ़ाते हुए उनके पीछे जाने लगी। तभी उन्हें नयन की दासियां आती हुई दिखाई दी, जो आपस में बातें कर रही थी और बहुत ही प्रसन्न दिख रही थी। उन दासियों ने अरुंधति को देख लिया तो जानबूझकर उन्हें सुनाते हुए कहने लगी, पता है राजकुमार 15 दिन से राजकुमार नयन के कमरे में जा रहे हैं। हाँ, मुझे पता है, दूसरी दासी ने मुस्कुराते हुए पहली दासी को जवाब दिया। अरे मैं तो उनके कमरे को सुबह साफ करने जाती हूँ। कमरे की हालत देखकर ही मुझे शर्म आने लगती है। हाँ, हमें पता नहीं है। गंभीर दिखने वाले राजकुमार राजकुमारी नयन से बहुत ही प्यार प्रेम करते हैं। राजकुमारी अरुंधति तेजी से उनके पास आई और उनके कंधे को पकड़ते हुए कहने लगी कि क्या बके जा रही हो राजकुमार? आज क्या अरुंधति नयन के साथ रात्रि बिता रही? ये पूछते हुए अरुंधति अंदर से घबरा रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, दासी कह दे कि वे लोग झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ उनको जलाने के लिए ऐसा कह रही हैं। दासी अरुंधति को ऐसे देखकर डर गई। क्षमा करे राजकुमारी, ये सच है। राजकुमारी नयन के साथ ही कक्ष में रह रहे हैं। पिछले 15 दिनों से वे राजकुमार नयन के साथ रात्रि बिता रहे हैं। ये सुनते ही अरुंधति का चेहरा फीका पड़ गया। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उनके पैर लड़खड़ा गए। माया जो पीछे खड़ी थी, उन्होंने जल्दी से अरुंधति को पीछे से पकड़ लिया। उसने देखा अरुंधति के माथे पर पसीना आ गया। अब वह समझ गई थी अरुंधति महल आने के लिए इतनी उत्साहित क्यों थी। उसने अफसोस से अरुंधति को देखा, जिसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। कुछ देर पहले की हंसती मुस्कुराती हुई अरु गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक उदास और गम में डूबी हुई लड़की थी। अपने आप को संभाल लो छोटी मालकिन, अरुंधति को माया ने देखते हुए कहा, जो अपनी आंखें बंद करके एक लंबी ठंडी सांस ली। जब उसने आंखें खोली तो वह अरुंधति के जगह पर एक सख्त मिजाज साइको किलर नैना थी। उसने अपने आप को संभाल लिया। चलो पिताजी इंतजार कर रहे हैं। ये कहते हुए उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। माया भी उसके पीछे चलने लगी। उसे अपनी छोटी मालकिन के लिए अफसोस हो रहा था। उसकी भी आंखें नम हो चुकी थी। अरुंधति माया के साथ जल्दी ही महल के हॉल में प्रवेश किया। हॉल के बीच में एक बड़ी सी मेज थी। उसी के चारों तरफ कुछ लोग बैठे हुए थे। राजा बीच की कुर्सी पर बैठे थे और उसकी अगल बगल कुर्सी पर आदित्य और राज बैठे हुए थे। वही कुछ वफादार मंत्री भी लोगों के साथ। सभी का चेहरा बहुत ही गंभीर था। वहीं पर उसके पिता भी एक तरफ बैठे हुए उसी का इंतजार कर रहे थे। सब ने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। उन सब की आंखें चमक उठी। अति सुंदर आदित्य के मुंह से अरुंधति को देखते हुए कहने लगा और वह अनजाने में ही अपनी जगह पर खड़ा हो गया। राज जो अरुंधति की सुंदरता में खोया हुआ था, उसकी बात को सुनकर उसे घूरकर देखने लगा। राजकुमार राज ने अपने पास बैठे हुए लोगों को देखा जो अरुंधति को घूर कर देख रहे थे। उसने गुस्से भरी नज़र उन लोगों पर डाली। उन्होंने जब देखा कि राजकुमार राज उन्हें किस नज़रों से देख रहे हैं, वे घबराकर अपनी आंखें झुका ली। आइए पुत्री, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। राजा ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा। अरुंधति सभी को अभिवादन करती हुई एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। माया उसी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। राजकुमार राज तड़प रहा था। उसकी नज़रें बार बार अरुंधति के चेहरे पर फिसल रही थी। उसके माथे से पसीना उभर आया था। अरुंधति ने एक बार भी अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा था। उसका चेहरा गंभीर था। यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय ज़रूर दीजिए और कुछ कमेंट भी करें।
उसमें था जल्द ही जल्द राज के सामने नयन का राज खुल जाए। आप लोगों का क्या लगता है कि राज को भी सज़ा मिलनी चाहिए जितनी अरू को मिली है? जैसे अरुंधति उसके प्यार में तड़पती थी वैसे उसे भी तड़पना चाहिए। और अभी तो हर्ष का सामना भी जल्द अपने पिता से होने वाला है। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अभी तो राजकुमारी अरुंधति और राजकुमार का खट्टा मीठा प्यार चलता रहेगा। कुछ ईर्ष्या, कुछ केयर और कुछ लापरवाही। आगे वाले चैप्टर में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है।